क्या होगा अगर एक लूट महज लूट न होकर एक साम्राज्य के गौरव पर सबसे गहरी अचूक चोट हो? क्या होगा अगर एक पहाड़ी राजा की चतुराई दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट को रातों की नींद से वंचित कर दे? यह कहानी किसी डकैती की नहीं, बल्कि उस असाधारण रणनीति, बेजोड़ जासूसी और मनोवैज्ञानिक युद्ध की है जिसने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी और एक ऐसे नायक को जन्म दिया जिसे दुनिया आज छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानती है। 1664 का हिंदुस्तान। एक तरफ दिल्ली के तख्त पर बैठा शहंशाह औरंगजेब, जिसकी सल्तनत दुनिया की सबसे अमीर सल्तनतों में से एक मानी जाती थी। दूसरी तरफ सह्याद्री की पहाड़ियों में एक नया सूरज उग रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके युद्ध के हथियार अब खत्म हो चुके थे और खजाना भी खाली था। मुगलों से 3 साल से ज्यादा चले युद्ध से मराठा खजाने को लगभग खाली कर दिया था। स्वराज्य का सपना जिंदा रखने और अपनी सेना को मजबूत रखने के लिए धन की सख्त तत्काल जरूरत थी। सैनिकों का मनोबल भी तभी टिक सकता था जब उनके पास लड़ने के साधन, अनाज और धन मौजूद हों। शिवाजी की नज़र उस जगह पर पड़ी जो मुगलों की ताकत भी थी और उनकी सबसे बड़ी अनदेखी कमजोरी भी, सूरत। सूरत सिर्फ एक साधारण शहर नहीं था, बल्कि मुगल सल्तनत की चलती फिरती तिजोरी था। समुद्र के रास्ते पश्चिम से आने वाले व्यापारियों का सबसे बड़ा ठिकाना, हज पर जाने वाले मुसलमानों का दरवाज़ा और विदेशों के साथ व्यापार का मुख्य केंद्र। वहाँ से सोना, चांदी, कपड़ा, मसाले और मोती दुनिया भर में जाते थे। सोचिए, अगर मुंबई की आज की आर्थिक राजधानी औरंगजेब की जेब होती तो सूरत वहीं था। लेकिन सूरत पर नजर डालना आसान नहीं था। उस पर हमला करना मतलब सोते हुए शेर के मुंह में हाथ डालना था, यानी सीधे औरंगजेब के घमंड, गौरव और आर्थिक शक्ति पर अचूक वार। मगर शिवाजी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे सिर्फ तलवार से नहीं, शतरंज की चालों से भी लड़ते थे। शिवाजी ने पहले अपने भरोसेमंद सरदारों से बात की। उन्होंने अपने गुप्तचरों को सूरत भेजा। वे साधु, व्यापारी और यहाँ तक कि गली के व्यापारियों का रूप बदलकर शहर की हर सांस को समझने लगे। शिवाजी के मन में एक और बात साफ थी, ये सिर्फ लूट का हमला नहीं होगा, बल्कि एक डेथ वारंट होगा। एक ऐसा झटका जिससे मुगलों को पता चल जाए कि पहाड़ियों में उठी यह ज्वाला अब उनकी नींव तक पहुंचने वाली है। किसी भी महान विजय की शुरुआत तलवारों से नहीं, गहरी भेदने वाली आंखों से होती है। और इस कहानी की सबसे पैनी आंखें थीं शिवाजी महाराज के रहस्यमयी गुप्तचर प्रमुख बहिर्जी नाइक। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें दुश्मन का साया भी पहचानने में देर नहीं लगती थी। सूरत पर हमले का विचार अचानक नहीं आया था। यह कई महीनों की सटीक और चुपचाप की गई तैयारी का परिणाम था। बहिर्जी नाइक ने अपने गुप्तचरों को सूरत भेजना शुरू किया। कोई साधु बनकर मंदिरों में बैठ गया, कोई मस्जिदों के बाहर भीख मांगने लगा, तो कोई घुमंतू व्यापारी बनकर गलियों में घूमता रहा। कुछ तो नाविक बनकर बंदरगाह पर काम करने लगे ताकि विदेशी जहाज़ों और आने जाने वाले माल की खबरें मिलती रहें। उनका जाल हर वर्ग और हर गली में फैला हुआ था। ये जासूस सिर्फ लोग क्या करते हैं यह नहीं देखते थे, वे सुनते थे कि लोग क्या सोचते हैं, कौन से व्यापारी लालची हैं, किसकी हवेली कितनी मजबूत है और कौन मुगलों के नाम पर सिर्फ रोब दिखाता है। धीरे धीरे उन्होंने शहर का नक्शा ही अपने दिमाग में एक एक ईंट तक उतार लिया। बहिर्जी नाइक को यह भी पता था कि शहर के सबसे अमीर सेठ कौन हैं। वीरजी वोरा, हाजी जाहिद बेग, रसूल बेग, मेहता परिवार और सैकड़ों छोटे बड़े सौदागर। उनके गोदामों में रेशम, चांदी, सोना, मसाले और यूरोप से आई बेशकीमती चीजें भरी पड़ी थीं। कई घरों में ऐसे तहखाने थे जो बाहर से दिखाई तक नहीं देते थे। यह सारी जानकारी बाद में टारगेटेड लूट के लिए बहुत काम आने वाली थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मुगल सूबेदार इनायत खान के बारे में भी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली गई थी। बहिर्जी और उनके आदमियों ने पता लगाया कि वह ज्यादा बहादुर नहीं, बल्कि आराम पसंद और डरपोक स्वभाव का है। उसके सैनिक भी अक्सर लापरवाह रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सूरत पर आक्रमण करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। गुप्तचरों ने मंदिरों, सरायों, बाजारों और बंदरगाह तक सब जगह अपने आदमी बिठा दिए थे। किस रास्ते से शहर में घुसना आसान होगा, कौन सी दीवार कमजोर है, कौन सा फाटक रात में खुला रहता, हर बात नोट की गई। बहिर्जी नाइक ने खबर भेजी कि शहर अमीर है,
लेकिन इसकी रक्षा कागज की दीवार जैसी कमजोर है। पहरेदारों की संख्या कम है और जिन जगहों पर सबसे ज्यादा धन छिपा है वहां सुरक्षा सबसे कमजोर है। यह भी पता चला कि कुछ व्यापारी मुगलों को ब्याज तो देते हैं पर मन से उनसे खुश नहीं हैं। इन सारी जानकारियों ने शिवाजी को भरोसा दिलाया कि अगर वार किया जाए तो सीधा और सही जगह पर। अब शिवाजी को पता था कहां पैर रखना है, कहां दरवाजा तोड़ना है और कहां सिर्फ नाम से ही लोग कांप उठेंगे। तूफान अभी उठा नहीं था, लेकिन हवा का रुख पूरी तरह से मराठाओं के पक्ष में बदल चुका। शिवाजी महाराज जानते थे कि सूरत तक पहुंचना उतना आसान नहीं जितना दूर से लगता है। रास्ते में मुगल चौकियां, जासूस और दुश्मन ताकतें मौजूद थीं। खुलेआम सेना लेकर निकलना मतलब खुद ही खतरे को न्योता देना था। इसलिए शिवाजी ने अपनी सबसे ताकतवर रणनीति अपनाई, धोखा और रफ्तार। उन्होंने अपनी सेना को कई दलों में बांटा और अलग अलग दिशाओं में भेजा। कहीं ऐसा जानबूझकर आभास कराया गया कि हमला सिद्दियों पर होने वाला है तो कहीं पुर्तगालियों पर। मुगल सरदारों को लगा कि शिवाजी अभी सूरत जैसी जगह पर हाथ नहीं डालेंगे। वे गलत दिशा में नजरें गड़ाए बैठे रहे। इसी रणनीतिक भ्रम का फायदा उठाते हुए शिवाजी अपने सबसे चुने हुए घुड़सवारों के साथ गुप्त और पहाड़ी रास्तों से तेजी से आगे बढ़े। सूरत के लोग किसी युद्ध की आशंका तक नहीं कर पा रहे थे। बंदरगाह पर विदेशी व्यापारी अपने सौदे देख रहे थे। मस्जिदों और मंदिरों में रोजमर्रा की आवाजाही चल रही थी और बाजारों में रेशम, चांदी और मसालों की खरीद बिक्री हो रही थी। किसी को यह ख्याल तक नहीं था कि खतरा पहाड़ियों से नहीं, खामोश और घातक कदमों से आ रहा है। 5 जनवरी 1664 की सुबह खबर फैली कि शिवाजी अपनी सेना के साथ शहर के बाहरी दरवाजे तक पहुंच गए हैं। अचानक पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे, व्यापारी अपने गोदामों में ताले डालने लगे और कुछ तो बंदरगाह की ओर भागने लगे। सूरत का सूबेदार इनायत खान इस घड़ी में नेतृत्व दिखाने के बजाय डर गया। मुकाबला करने की बजाय वह अपने गिने चुने सैनिकों के साथ किले में जा छिपा। उसने न तो जनता की रक्षा की और न ही मराठों से बातचीत की। पूरा शहर मराठा सेना के सामने असहाय छोड़ दिया गया। लेकिन शिवाजी का इरादा केवल तबाही फैलाना नहीं था। उन्होंने लूट शुरू करने से पहले एक स्पष्ट, बोल्ड और नैतिक संदेश भेजा। यह लड़ाई औरंगजेब से है, जनता से नहीं। स्वराज्य के लिए धन दो और शहर सुरक्षित रहेगा। जब यह प्रस्ताव अनसुना कर दिया गया, तब शिवाजी ने लूट का आदेश दिया। लेकिन यह अंधी या बर्बर लूट नहीं थी। बहिर्जी नाइक और उनके जासूसों की महीनों की जानकारी काम आई। मराठा सैनिकों को पता था कि किन हवेलियों में खजाना छिपा है, कौन से गोदाम किसके हैं और कहां से सबसे ज्यादा माल मिलेगा। लूट सिर्फ अमीर मुगल अधिकारियों और बड़े व्यापारियों तक सीमित रही। किसी भी आम आदमी के घर, महिला, बच्चा या धार्मिक स्थल को हाथ तक नहीं लगाया गया। मस्जिदें, मंदिर, गिरजाघर और सराय सुरक्षित रहे। लोग हैरान थे कि यह हमला तलवारों से नहीं, सोच समझ से किए गए न्याय से किया जा रहा है। करीब 6 दिन तक यह कार्रवाई चली। कहा जाता है कि मराठों को 1 करोड़ रुपयों से भी अधिक का धन्ना माल मिला। सोना, चांदी, जवाहरात, रेशमी कपड़े, कीमती सामान और विदेशी वस्तुएं। इस धन से मराठा खजाना फिर से भर गया और सेना को नई ताकत मिली। दिल्ली तक यह खबर ऐसे पहुंची जैसे किसी ने आग में घी डाल दिया हो। औरंगजेब के लिए यह हमला सिर्फ आर्थिक चोट नहीं था, बल्कि उसके अभिमान पर सीधा वार था। अब उसका यह भ्रम टूट चुका था कि शिवाजी महाराष्ट्र तक सीमित रहेंगे। तूफान उठ चुका था और उसकी गूंज पूरे मुगल साम्राज्य में दूर तक सुनाई देनी थी। सूरत की लूट ने औरंगजेब के घमंड में आग लगा दी। पहले शाइस्ता खान की पुणे में बुरी तरह हार, फिर सूरत जैसे अमीर शहर पर हमला। ये सब औरंगजेब के लिए सीधा अपमान था। अब वह समझ गया कि शिवाजी कोई पहाड़ों में छिपा डाकू नहीं, बल्कि ऐसा शेर है जो पूरे मुगल साम्राज्य की नींव हिला सकता है। उसकी प्रतिष्ठा, उसका तख्त और उसकी सत्ता, सब पर सीधा और स्पष्ट खतरा नजर आने लगा। औरंगजेब जानता था कि यह लड़ाई तलवार से ज्यादा दिमाग की है। उसने महसूस किया कि अब साधारण सेनापति या कमजोर सूबेदार शिवाजी का सामना नहीं कर सकते। इसलिए उसने अपने शस्त्रागार में छिपा सबसे मजबूत और चतुर अस्त्र निकाला। आमेर का राजा मिर्जा जय सिंह। जय सिंह केवल नाम के सेनापति नहीं थे, वे एक ऐसे योद्धा थे जो कूटनीति, रणनीति
और राजनीति तीनों में माहिर थे। उन्होंने जहांगीर से लेकर शाहजहां और फिर औरंगजेब तक 3 मुगल बादशाहों की नाक बचाई थी। वे जानते थे कब तलवार उठानी है और कब मुस्कुराकर सौदा तय करना है। उनके अनुभव की लंबाई किसी किताब से कम नहीं थी। उन्होंने कंधार से लेकर बंगाल तक हर मुश्किल मोर्चे पर अपनी काबिलियत साबित की थी और दक्कन में मराठा ताकतों को पहले भी परखा। वे दिल्ली दरबार में जितने सम्मानित थे, उससे कहीं ज्यादा डर का कारण भी। औरंगजेब की यह चाल बेहद सोच समझकर चली गई थी। एक राजपूत राजा को एक उभरते हुए मराठा शासक के सामने खड़ा करना, यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक मानसिक और राजनीतिक खेल था। इस चाल के 2 स्पष्ट फायदे थे। पहला, अगर जय सिंह शिवाजी को झुका देते तो साम्राज्य फिर से सुरक्षित हो जाता और मराठों की कमर टूट जाती। दूसरा, अगर जय सिंह हार जाते तो एक शक्तिशाली राजपूत घराना कमजोर होता और उसकी वफादारी हमेशा के लिए मुगल दरबार की गुलाम बन जाती। दोनों सूरतों में औरंगजेब को फायदा ही फायदा था। जय सिंह ने मुगलों की विशाल सेना अपने अधीन ली। हजारों घुड़सवार, पैदल सैनिक, तोपखाना, हाथी, ऊंट और रसद। यह सिर्फ एक सैन्य टुकड़ी नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य की प्रतिष्ठा थी जो शिवाजी के खिलाफ बढ़ रही थी। अब मैदान सज चुका था। एक तरफ एक उभरता हुआ मराठा राजा और दूसरी तरफ औरंगजेब का सबसे चतुर सेनापति। यह युद्ध तलवारों से कम और रणनीति से ज्यादा होने वाला था। यानी शेर के सामने अब शातिर शिकारी भेजा गया था। जैसे ही मिर्जा राजा जय सिंह दक्कन पहुंचे, उन्होंने युद्ध को केवल हथियारों से नहीं, दिमाग से लड़ना शुरू किया। शिवाजी को वे खुले मैदान में हराना मुश्किल समझते थे, इसलिए उन्होंने घेराबंदी की ऐसी अचूक रणनीति अपनाई जिसने मराठा साम्राज्य को चारों तरफ से जकड़ लिया। जय सिंह की रणनीति के 4 अचूक वार थे। पहला, सैन्य घेरा। उन्होंने शिवाजी के राज्य को 4 दिशाओं से घेर लिया। हजारों सैनिकों ने रास्ते बंद कर दिए, राशन रोक दिया गया और मराठों की आवाजाही पर पहरा बैठा दिया गया। दूसरा, कूटनीतिक अलगाव। शिवाजी के संभावित सहयोगियों जैसे बीजापुर के आदिल शाह और जंजीरा के सिद्दी को पहले ही मिलाया या डराया गया ताकि शिवाजी पूरी तरह अकेले पड़ जाए। तीसरा, आर्थिक चोट। मुगल सेना ने मराठा गांवों को जलाया, खेत रौंद दिए और अनाज की कोठारें लूट लीं। आर्थिक कमर तोड़ना युद्ध से पहले का पहला और सबसे क्रूर निशाना था। चौथा, मनोवैज्ञानिक दबाव। जय सिंह ने शिवाजी के सरदारों तक संदेश भेजे कि अगर वे मुगलों के साथ आ जाएं तो उन्हें ऊंचे ओहदे और जागीरें दी जाएंगी। यह कोशिश थी शिवाजी की रीढ़, उनके विश्वास को तोड़ने की। अब वार किया गया पुरंदर पर। पुरंदर किला केवल एक चट्टान नहीं था बल्कि मराठा अभिमान की दीवार था। जय सिंह जानते थे कि अगर यह किला टूट गया तो बाकी किले अपने आप कमजोर पड़ेंगे। मुगलों की विशाल तोपें किले के नीचे से आग बरसाने लगीं। तोपों के धमाके से पहाड़ कांपने लगा। तभी आगे आए एक अमर वीर, मुरारबाजी देशपांडे। मात्र 700 मावलों के साथ उन्होंने दिलेर खान की हजारों की सेना पर ऐसा धावा बोला कि मुगल भी सन्न रह गए। दिलेर खान ने खुद उन्हें युद्ध रोककर मुगल सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मुरारबाजी ने उत्तर दिया, हम शिवाजी के शेर हैं, सौदेबाज नहीं। और फिर वे युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बलिदान ने मराठों के दिल में आग भर दी, लेकिन हकीकत यह थी कि सैन्य रूप से किले को बचाना अब लगभग नामुमकिन हो गया था। शिवाजी महाराज दूर से सब देख रहे थे। वे जानते थे कि स्वराज्य का सपना सैनिकों की लाशों के ढेर पर खड़ा नहीं हो सकता था। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो दर्दनाक था पर बुद्धिमानी भरा भी। उन्होंने संधि को चुना। यह हार नहीं थी बल्कि आने वाले समय की एक नई और गुप्त शुरुआत की योजना थी। 12 मई 1666 आगरा का बादशाही दरबार अपने शानो शौकत पर था। शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी के साथ वहां पहुंचे, यह सोचकर कि उन्हें संधि के अनुसार एक सम्मानित मेहमान की तरह स्थान मिलेगा। लेकिन जो हुआ वह न सिर्फ चौंकाने वाला था बल्कि मराठा अस्मिता को गहरी ठेस पहुंचाने वाला भी। दरबार में उन्हें उन निम्न श्रेणी के मनसबदारों की कतार में खड़ा कर दिया गया जिनके आगे माथे पर झुकना शिवाजी ने कभी स्वीकार नहीं किया था। वह वही वीर थे जिन्होंने मुगल सल्तनत का संतुलन हिला दिया था, और यहाँ उन्हें अपमानित करने की सुनियोजित कोशिश हुई। यह केवल मर्यादा का उल्लंघन नहीं बल्कि एक मानसिक युद्ध था। शिवाजी का स्वाभिमान इस अवमानना को सहन नहीं कर सका।
भरे दरबार में उन्होंने औरंगजेब को धोखेबाज कहा और खुले शब्दों में उसका सामना किया। यह विद्रोह औरंगजेब के अभिमान पर ऐसा वार था जिसकी उसे आदत नहीं थी। क्रोधित होकर उसने शिवाजी को नजर कैद में डाल दिया और उनकी गतिविधियों पर कड़ा पहरा बिठा दिया। संभाजी भी कैद में थे। औरंगजेब सोचता था कि एक कमरे की दीवारें, पहरेदारों की तलवारें और राजाज्ञा की मुहर शिवाजी की उड़ान रोक देगी, लेकिन वह भूल चुका था। शिवाजी एक व्यक्ति नहीं, एक प्रज्वलित संकल्प थे। करीब 3 महीने तक शिवाजी ने धैर्य से स्थिति समझी और पहरेदारों का मिजाज परखा। फिर बीमारी का बहाना बनाया गया। डॉक्टर बुलाए गए, दवाइयां आईं और गरीबों को दान के नाम पर फलों व मिठाइयों की टोकरियां रोजाना बाहर भेजी जाने लगीं। पहरेदारों को यह एक नियमित रस्म लगने लगा। 19 अगस्त 1666 को वह क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। शिवाजी और संभाजी उन्हीं टोकरियों में छिपकर उस कैद से बाहर निकल गए जिसे मुगल साम्राज्य अभेद्य मानता था। पहरेदारों ने सोचा, आज भी पहले की तरह भेंट जा रही है, लेकिन टोकरियों में सामान नहीं, आजादी छुपी थी। जब सच का पता चला तो बादशाह का घमंड टूट गया। औरंगजेब क्रोधित था, अविश्वास में डूबा था और अपमान से तिलमिला उठा था। जय सिंह की साख मिट्टी में मिल गई। मुगल दरबार में यह घटना केवल एक पलायन नहीं, बल्कि एक तमाचा थी। संदेश यह कि शिवाजी को रोका जा सकता है, झुकाया नहीं।